नमस्कार टीचर्स, मैं डॉक्टर सिमी महाजन आज के 21 डिसेबिलिटीज के सेशन में आज आज सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम चर्चा करने जाएंगे, बोलने और सुनने की अक्षमता के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने हमारी 21 डिसेबिलिटीज के सेशन में आपने सीखा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है और लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, और देखने की अक्षमता को किस तरीके से हम समावेशन में बच्चों को ला सकते हैं। और आज हम बात करेंगे जो बच्चों को बोलने और सुनने की जो अक्षमता होती है, ऐसे बच्चों के साथ एक जो सामान्य टीचर है, एक सामान्य कक्षा के अंदर उन बच्चों को कैसे समावेशन के अंदर लाती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो उसको जानने से पहले तो आज हम समझते हैं कि होती क्या है, बोलने और सुनने की अक्षमता होती क्या है, किस तरीके से हम बच्चों को पहचान सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट माय पीपीटी। तो सबसे पहले हम समझनेंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट या डेफनेस या सुनने की अक्षमता क्या होती है। तो जो सुनने की जो शक्ति होती है, एक व्यक्ति जब किसी कोई भी आवाज को पहचान पाता है, उसका मतलब समझ पाता है, उसको हम सुनना कहते हैं। तो और डेफनेस का मतलब कि बहरापन, कि जब किसी व्यक्ति को नहीं सुनाई देता, तो डेफनेस मीन्स कि जो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, वो होता क्या है। तो डेफनेस मीन्स पर्सन हैविंग 70 डेसिबल हियरिंग लॉस फ्रीक्वेंसी इन बोथ द ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है और जो सामने सुनने वाला व्यक्ति होता है, बीच में हल्का सा लॉस हो सकता है। वो कितना लॉस है, उसके ऊपर हमारी सुनने की क्षमता निर्धारित होती है। जो आम तौर पे अगर कोई भी व्यक्ति सुनता है, तो 10 से 25% जो डेसिबल है उसका हियरिंग लॉस हो सकता है, जो कि फिर भी सामान्य होता है। 10 से 14 बिल्कुल नॉर्मल होता है, और जो 15 से 25 जो होता है वो भी हल्का सा होता है। लेकिन उन सभी व्यक्तियों को हम नॉर्मल तौर पे सामान्य व्यक्ति कहते हैं कि उनकी जो सुनने की क्षमता है नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही 25 से ऊपर की हम बात करते हैं, जब 25 से ऊपर का हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है, 26 डेसिबल से लेकर ऊपर का, तो उसको हम सुनने की उसमें आ जाते हैं कि व्यक्ति को सुनने में कठिनाई है। तो अक्सर जो तो 70 डेसिबल का जब हियरिंग लॉस होता है, ऐसे दोनों कानों के अंदर, सब चाहे उन्होंने सभी तरह के सुनने के उपकरण भी इस्तेमाल कर लिए हों, मशीन भी लगा ली हो, उसके बाद भी अगर उनका जो हियरिंग जो लॉस है वो 70 डेसिबल तक होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम जो है डेफनेस के श्रेणी में या सुनने की अक्षमता के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद आता है हार्डनेस ऑफ हियरिंग, ऊंचा सुनाई देना। एक होता है कि सुनाई बिल्कुल ना देना, एक होता है ऊंचा सुनाई देना। ऊंचा सुनाई देना तो उस हद तक जो एक व्यक्ति की जो आम तौर की जिंदगी में प्रभाव डालता है, उसकी जो डे टू डे लाइफ होती है, रोजाना की जिंदगी होती है, उस पे उसका प्रभाव पड़ता है, उस तक को जो ऊंचा सुनना होता है, उसको हम डिसेबिलिटी में लेते हैं। जिसकी भी डेसिबल की अगर के हिसाब से हम बोलें, तो हम ये बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके की सुनने की जो हियरिंग लॉस है वो 60 से 70 डेसिबल के बीच में होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो भी हैं वो भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। ये सब जो हैं वो सिवियर हियरिंग लॉस की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि 0 से 25 डेसिबल तक जो है वो व्यक्ति नॉर्मल हियरिंग होती है,
अगर उसके 26 से लेके 55 तक हो तो वो माइल्ड के अंदर आते हैं, माइल्ड हियरिंग लॉस में आते हैं। 55 से लेके जो 69 तक वो है मॉडरेट में आते हैं, लेकिन 70 से ऊपर जो है वो सिवियर हियरिंग लॉस के अंदर आते हैं। जैसे अभी मैं इसको फिर रिपीट करूंगी, 26 से लेके 40 तक को जो है हम माइल्ड हियरिंग लॉस में बोलेंगे, मॉडरेट 41 से 55 को लेंगे, और 56 से 70 को हम जो है मॉडरेटली सिवियर में लेंगे, और 70 से 90 तक के डेसिबल हियरिंग लॉस को हम जो है सिवियर हियरिंग लॉस में लेंगे, और प्रोफाउंड जो है वो 90 से ऊपर 91 डेसिबल तक के हियरिंग लॉस को हम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में लेते हैं। तो जो डिसेबिलिटी की, जिनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, जो इस श्रेणी में आते हैं, वो अक्सर जो है 60 से ऊपर के हियरिंग लॉस के, जो डेसिबल हियरिंग लॉस के लोग होते हैं, उन वो डिसेबिलिटी की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है कि एज अ टीचर आप कैसे पहचान पाएंगे कि जो आपकी कक्षा में बच्चा है उसको सुनाई कम देता है या सुनाई नहीं देता, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है सामान्य तौर पे जो बच्चे जन्म से ही बहरे हैं उनके बारे में फिर भी पता होता है जब तक वो स्कूल में आते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी कारणवश बच्चा सामान्य रूप से पैदा हुआ होता है, लेकिन किसी भी कारणवश उसका जो है हियरिंग जो उसका सुनने की शक्ति की शक्ति है वो कम हो सकती है, उसका जो कान है वो, उसके कान को किसी तरह की क्षति पहुंच सकती है, चोट की वजह से किसी भी कारणवश से उसके जो सुनने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, जिसके बारे में सामान्य तौर पे घर वालों या टीचर को पता नहीं होता, अध्यापिका को। लेकिन वो कुछ ऐसे बिहेवियर को जब वो ऑब्जर्व करती है, वो देखती है, तो वो सोच सकती है कि शायद ये जो बच्चा है इसको सुनने की जो परेशानी हो रही है। सबसे पहले कि ऐसे बच्चे आपको नजर आएंगे, वो आपका कहना नहीं मानते, आप कुछ भी नियम निर्देश देते हैं वो सुनते ही नहीं है, और अक्सर हम अचानक गुस्से में बोल भी दे देते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, लेकिन शायद हो सकता है असलियत में उनको सुनाई नहीं देता है, और हमें शायद ये लगता है कि ये बच्चे जो हैं हमारा निरादर कर रहे हैं, हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि ऐसे बच्चों को अक्सर तकलीफ होती है सुनने में जब कोई भी बोलने वाला व्यक्ति उनके पीछे खड़ा होकर बात कर रहा हो। तो क्योंकि जब व्यक्ति को सुनने में तकलीफ होती है, सुनाई कम देता है, तो वो आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो होठों की मूवमेंट है, उनकी मूवमेंट के से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाता है कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप व्यक्ति के पीछे से बात करते हैं, वो आपको नहीं देख पाता, तो उसके लिए और भी बाधा हो जाती है उसको सुनने के लिए। तो अक्सर इन बच्चों को, इन व्यक्तियों को अगर पीछे से अगर आप बोलेंगे, उनके पीछे से उनको सुनाई देने में कठिनाई होती है। और ये बच्चे आपको मिलेंगे जो बार बार कहेंगे टीचर को कि इंस्ट्रक्शन रिपीट करिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं कि मैडम क्या, वो बार बार आपको शायद क्लास में डिस्टर्ब करें, बार बार पूछने के लिए कि क्या बोला या क्या बोला। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये दे कैन ओनली हियर, जब जो एक टीचर है आप उनकी तरफ फेस करके बोले। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर पीछे से बोलेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, अगर उनके पास जाकर उनको सामने अच्छी तरह से देख के आप बात करेंगे और धीरे धीरे बात करेंगे तो शायद तभी ये लोग सुन पाएंगे, ये बच्चे सुन पाते हैं, अदरवाइज वो आपकी बात को पूरी तरह से नहीं सुन पाते। उसके बाद कि वो अक्सर आप देखेंगे इन बच्चों को कि आपके फेस को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं। वो क्यों ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं? वो आपकी लिप मूवमेंट को, आपके जो आपकी लिप मूवमेंट को और आपके जो हाव भाव को लेकर जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो। तो शायद वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर गड़ाकर आपको देखते हैं, लेकिन उनका सिर्फ पर्पस ये होता है कि वो आपको देखकर समझ पाए, और क्योंकि सुनाई उतना नहीं दे रहा होता है, आपके हाव भाव और एक्सप्रेशन को लेके वो अंदाजा लगाते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं।
उसके बाद है कि अक्सर ऐसे लोग बार-बार अपना चेहरा, आपके ये बच्चे जहाँ-जहाँ आप कक्षा में अध्यापकगण कहीं भी घूम रहे हैं या बात कर रहे हैं, इनका चेहरा आपकी तरफ, उस व्यक्ति की तरफ मुड़ जाता है जो व्यक्ति बोल रहा हो। तो अगर कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, अगर आप कक्षा में घूम भी रहे हैं, तो ये व्यक्ति आपके मूवमेंट के साथ-साथ ये बच्चे घूमेंगे, आपको समझने के लिए, सुनने के लिए। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चों को सुनाई कम देता है, या तो वो खुद बहुत तेज से बोलते हैं, बहुत ही तेजी से बोलते हैं, या बहुत ही कम पिच में बोलते हैं। जिनको सुनने में अक्षमता होती है, तो उनकी जो अपनी भी जो पिच होती है बोलने की, वो कभी बहुत ही कम होती है या बहुत ज्यादा तेज होती है। अक्सर इनकी स्पीच में आपको डिफेक्ट भी मिलेंगे। ये आपको कई बारी, क्योंकि जैसा सुनाई देता है वैसा ही वे बोलने की कोशिश करते हैं, और या जैसे वो लिप मूवमेंट को पकड़ते हैं उससे जो मीनिंग लगाकर बोलने की कोशिश करते हैं, तो कई बारी इनका जो शब्दों का उच्चारण होता है वो सही नहीं भी होता है, या उनकी स्पीच जो है वो डिफेक्टिव होती है। अक्सर ऐसे बच्चों का जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, जो शब्दों का ज्ञान है, जो भाषा का ज्ञान है, वो बुरा होता है, पुअर होता है और कम भी होता है। खास करके जो बच्चे पैदा ही बहरेपन के साथ होते हैं, उनके लिए जो भाषा का जो ज्ञान है वो बहुत देर तक उनकी लाइफ के अंदर जो है, जिंदगी के अंदर आता है। बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद, बहुत सारे परिश्रम के बाद हम उनके अंदर बोलने की शक्ति को कर सकते हैं, क्योंकि तभी एक व्यक्ति बोलता है जब उसको सुनाई देता हो। ऐसा नहीं होता कि जो व्यक्ति बहरे होते हैं उनका बोलने का भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम उनके बोलने में नहीं होती है। सिंस उनको सुनाई नहीं देता, तो उनको वो भाषा को डेवलप स्पीच में करना नहीं आता है। अक्सर ऐसे बच्चे आपने ये देखा होगा कि इनको जुकाम रहता है बहुत ज्यादा, हर अक्सर जुकाम वगैरह रहता है, कान या बहता रहता है इन लोगों के साथ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ कई कई बारी कान में किसी तरह की भी क्षति होने की वजह से भी जो सुनाई देने में दिक्कत होती है। एक होती है टेम्परेरी डेफनेस। टेम्परेरी डेफनेस में जैसे कि कान में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो बच्चों को कम सुनाई देता है, जैसे कान में मैल का भरा होना। कई बार कान में वैक्स होता है जो बहुत ज्यादा भरा होता है, जम जाता है, उसकी वजह से भी बच्चों को कान में नहीं सुनाई देता। लेकिन ये भी बात है, जो कान में मैल होता है वो खुद भी निकालने की जरूरत नहीं होती, वो कान का अपना ही प्रोसेस होता है जिससे उसकी कान की सफाई होती रहती है। लेकिन अक्सर कई बारी घर में माँ बाप या लोग कान की सफाई करने की चेष्टा करते हैं, और उसको करते करते कहीं ना कहीं कान के पर्दे को छलनी कर देते हैं। जब कान के पर्दे को क्षति पहुंच जाए, और अगर ज्यादा पहुंच जाए, तो वो परमानेंट डेफनेस में हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन ही हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप एज अ टीचर आप पता कर सकते हैं बच्चे को कि सुनाई देने में दिक्कत है। अब बात आ जाती है बोलने की अक्षमता में, कि बोलने में बच्चे की स्पीच से कैसे पता चले कि बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है। जैसे कि हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में बोला गया है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी मीन्स अ परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशन सच एज laryngectomy or aphasia affecting one or more component of speech and language due to organic and neurological causes। तो ये कहने का मतलब है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत स्पीच और लैंग्वेज, जो बोलने की जो भाषा की जो अक्षमता है, उसको तब परमानेंट अक्षमता में माना गया है जैसे कि जो कि किस वजह से अराइज हो, जहां पे हमारा जो बोलने का एक बॉक्स होता है, हमारे गले के अंदर एक बोलने का जो है, कंठ के अंदर हमारा बोलने का एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि हम लैरिंग्स कहते हैं। अगर वो कट जाए तो
एक व्यक्ति बोल नहीं सकता, जो कि एक परमानेंट डिसेबिलिटी में आ जाता है। या अफेसिया, अफेसिया मीन्स कि जब न्यूरोलॉजिकल वजह हो, जब स्नायु तंत्र में कोई दिक्कत हो, जिसमें दिमाग में किसी तरह की क्षति हो जाए कि वहां के जो नर्व है वो डैमेज हो जाए, तब भी व्यक्ति की आवाज चली जाए। तो ये दो कंडीशंस हैं जिससे कि परमानेंट डिसेबिलिटी अराइज हो सकती है। अगर इस वजह से हुआ हो तो हम ऐसे व्यक्तियों को जो है बोलने और सुनने की अक्षमता के में डालते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि बोलने और सुनने की अक्षमता पूरी तरह से ना हो, लेकिन उनके डिफेक्टिव स्पीच हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है। सो डिफरेंट डिफरेंट तरह से, जैसे कि हम स्पीच के बहुत तरह के अंग होते हैं। भाषा को बोलने को जो है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि आप जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी वो बोलता कैसे है, उसकी आवाज आवाज में उतार चढ़ाव कितना है, उसकी आवाज बहुत तेज है, तीखी है, या उसकी आवाज काफी भारी है, उसकी आवाज कितनी साफ है, उसकी आवाज में रेजोनेंस मतलब कि नाक के थ्रू उसका, क्योंकि ये पूरा जो हमारा जो सिस्टम बना होता है बोलने का, उसमें नाक का उसका भी पूरा रोल होता है, जीभ का भी रोल होता है, गले का भी रोल होता है जिसमें लेरिंग्स होता है। तो अगर किसी में भी दिक्कत आ गई तो दिक्कत आती है। तो अगर रेजोनेंस मतलब स्पीच के अंदर, आवाज के अंदर थोड़ा सा नेजल वॉइस, नाक का जो आवाज होती है वो होती है, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तब भी बुरी लगती है। अगर नहीं होती, कई बारी आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों को जुकाम है, नाक बिल्कुल बंद है या नाक किसी वजह से भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को बोलने में कठिनाई होती है और उनकी आवाज के अंदर चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। उसके बाद आ जाता है फ्लुएंसी, मीन्स की जो बोलने का जो फ्लो है, बोलने का जो किस तरीके से आराम से एक व्यक्ति अपनी बात को लगातार बोल पाता है, फ्लो जो होता है, अगर उसमें दिक्कत आ जाए तो इनमें से किसी भी पार्ट में, जो आवाज के किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत आती है, या तो आवाज के अंदर, या उसकी उतार चढ़ाव के अंदर, या रेजोनेंस नेजल उसके पार्ट के अंदर, या फिर समझने, आर्टिकुलेशन मींस की अगर जो भी मैसेज ब्रेन में गया और उस क्या ब्रेन में गया और क्या व्यक्ति ने समझ के बोला, उसके अंदर समझ में, बोलने सुनने को समझ की दिक्कत की वजह से बोलने में दिक्कत होना, और जो है शब्दों के फ्लो के अंदर उतार में दिक्कत होना, उसमें से किसी भी एक चीज में दिक्कत होती है तो वो जो है स्पीच की डिसेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे कि हम देखेंगे एक दो एग्जाम्पल लेके, एक जो स्पीच होती है क्लटरिंग, क्लटरिंग का मतलब होता है, जैसे क्लटर मीन्स सारी चीजें जो है बिखरी हुई, जिसका कि एक लय नहीं है, एक ये भी एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर है कि एक फ्लो नहीं होता। इसके अंदर अक्सर जो है कि जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, या तो दो या तीन जो आवाजों को मिक्स कर देता है, दो जो और उनको जो व्यंजनों को मिक्स कर देता है और उसकी वजह से कुछ भी शब्द बोल देता है। अक्सर ऐसी चीजें होती हैं, जो बच्चे, जो लोग, जो बच्चे होते हैं, पूरा शब्द साफ साफ नहीं बोल पाते, वो दो या तीन आवाजों को मिक्स करके एक शब्द बोल देते हैं और उनको उसका पता भी नहीं होता। वो उनकी इतनी आदत हो जाती है कि अक्सर वो जो उस तरीके के जो शब्द हैं वो खा जाएंगे, या पूरी तरह से बोलेंगे ही नहीं। तो जैसे अगर कविता है तो कविता नहीं बोल के कविता, तो हो सकता है कि वो पूरा एक जो व्यंजन है या वो जो वॉवल्स है उसको ही खा जाए, तो उस तरीके से वो व्यक्ति बोलता है। या फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि कई बारी इस तरीके से भी होता है कि व्यक्ति को दो शब्दों के बीच में बोलने में समय लग जाता है, बजाय कि वो कॉन्टिन्यूअसली बोलने के बाद में वो एक सेंटेंस बोलता है, फिर करके फिर दूसरा सेंटेंस बोलता है, वो और इन सब को जोड़ के सेंटेंस को पूरा करता है। वो उसको बोलते बोलते ये ध्यान नहीं आता कि उसको अगला शब्द क्या बोलना है, तो उसकी जो स्पीच है, उसकी बोलने वाली जो शक्ति है, उसके फ्लो के अंदर ब्रेक हो रहे हैं, बार बार से जो है बीच बीच के अंदर गैप आते हैं, वो पूरे सेंटेंसेस को कंटिन्यूअसली नहीं बोल पाता। उसके बाद स्टटरिंग, स्टटरिंग जिसको कि हम जो है स्टैमरिंग भी बोलते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि हकलाना,
जिसको कि हम आम भाषा के अंदर हकलाना बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को जोर लगाना पड़ता है किसी भी शब्द का उच्चारण करने में। वो एक शब्द पे या बोलते बोलते किसी पर्टिकुलर शब्द पे या किसी व्यंजन पे किसी पे अटक जाता है और बहुत जोर लगाकर उसको बोलने की कोशिश करता है, तो उसको हम जो है ये स्टटरिंग या जो उसको हकलाना बोलते हैं। तो ये कुछ जो हमारे जो है वो स्पीच के डिसऑर्डर है, बोलने की अक्षमता है, जिसमें दिक्कत होती है। और एक फिर कुछ और भी है, एपरेक्सिया। एपरेक्सिया मीन्स जो है ये एपरेक्सिया वही डिसऑर्डर है जहाँ पे जहाँ बच्चे को बोलने में दिक्कत आ रही है, उसके जो ऑर्गन्स है, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उसकी वजह से जो वो सही तरीके से उसकी जो लिप की मूवमेंट है, टंग की मूवमेंट है, वो सही तरीके से नहीं कर पाता और वो जो शब्दों को पूरी तरीके से जैसे बोलना चाहिए वो वैसे नहीं बोल पाता या बिल्कुल भी बोल नहीं पाता है। फिर जैसे बताया कि आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि एबनॉर्मेलिटी इन स्पीच एंड साउंड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग रिजल्टिंग इन इनएक्यूरेट एंड अदरवाइज इनअप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पीकिंग एक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम जब भी कोई बोलते हैं तो उसका जो व्यक्ति अगर पूरी तरह से वो सही जो बात को बोल नहीं पाता, उसको व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो जब वो बोल नहीं पाता तो वो जब समझता नहीं है उस साउंड को, और जब ब्रेन से ऑर्डर आता है, जब वो बोलता है, तो वो जो उसकी बात है, जो वो शब्द है, वो सही उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता, वो उसको सही तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता। कि वो जो समझता है उसके बाद बोलता है, उसमें फर्क होता है। उन चीजों को वो जैसे समझ रहा है, लेकिन इसी तरीके से उसको अपने शब्दों के अंदर पूरी तरीके से एक्यूरेटली वो बात को नहीं बोल पाता। ये इस तरीके से भी दिक्कत आ सकती है। एंड कि उसके कोई अक्षर उसके हो सकता है कि कहीं पे मुंह के अंदर या कहीं पे भी जो हमारे बोलने के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें कोई दिक्कत है, खराबी है, जिसकी वजह से समझ तो रहा है लेकिन उसी तरीके से उस बात को वो उस तरीके से बोल नहीं पा रहा। हो सकता है कोई जीभ में दिक्कत हो, उसको दांत में दिक्कत हो, उसको नाक में दिक्कत हो, तो जो वो बोलना चाहता है वो उस तरीके से उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है। तो ये जो था हमारा स्पीच और बोलने और सुनने की अक्षमता के बारे में हमने पता किया कि ये वजह हो सकती है। कारण जैसे हमने पहले भी न्यूरो डेवलपमेंटल में पहले शुरू में कर लिए थे, ये कारण कैसे भी हो सकते हैं, जन्म से भी हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, किसी भी दुर्घटना से भी हो सकते हैं, चोट लगने की वजह से हो सकते हैं, सदमे की वजह से हो सकते हैं, किसी का सदमा हो या कोई ऐसी इन्फेक्शंस हो, कोई ऐसी बीमारी में हो सकते हैं, किसी रिएक्शन में हो सकते हैं, कई बारी कहीं दवा का रिएक्शन होता उसकी वजह से हो सकते हैं। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं सुनने और बोलने की अक्षमता को। कई बारी आपने देखा होगा जो बच्चों की स्पीच में जब बच्चे पैदा होते हैं, आपने ऐसी बीमारी के बारे में सोचा होगा, क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, जिसमें जो तालू है अंदर वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, या लिप पूरी तरीके से नाक और लिप जुड़ा हुआ है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। तो अगर बॉडी के मुंह के कोई पार्ट है जो पूरी तरह से नहीं अंग नहीं बन पाते, उसकी वजह से भी उसका जो प्रभाव है व्यक्ति की स्पीच पे या सुनने की शक्ति में हो सकता है। सुनने में ये हो सकता है हमारा जो कान है उसके तीन पार्ट होते हैं, पहले बाहरी कान, फिर मीडियम, फिर अंदर, फिर बहुत अंदर वाला जो कान है। तीन कान होते हैं, तीन एरियाज होते हैं कान के। उस कान में किसी भी जगह पे अगर किसी तरह की भी कोई क्षति पहुंचे, तो ऐसे में जो व्यक्ति के सुनने की जो शक्ति है वो प्रभावित हो सकती है। अब तो ये था, अभी तक हमने देखा कि हमें पता चला कि डेफनेस क्या होता है। तो 70 डेसिबल, 60 और 70 डेसिबल से ऊपर व्यक्ति की अगर हियरिंग लॉस हो, तो हम, और 60 या 70 डेसिबल तक या उससे ऊपर का हियरिंग लॉस हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है हम डिसेबिलिटी की, सुनने की अक्षमता में
डालते हैं। बोलने के अंदर भी जैसे बताया कि जहाँ परमानेंट बोलने में किसी दिक्कत होती है, बोलने में व्यक्ति बोल नहीं पाता, स्पीच लॉस होता है, हम स्पीच डिसेबिलिटी के अंदर ऐसे व्यक्तियों को डालते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर एज अ टीचर, एक टीचर इन बच्चों के साथ समावेशन कैसे कक्षा में लाती है। अगर आपकी कक्षा में अगर ऐसे बच्चे हों जिनको सुनने और बोलने की क्षमता हो, तो एक सामान्य टीचर एक सामान्य कक्षा में कैसे समावेशी शिक्षा ला सकती है, अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि जो परेशानियां हैं, हमने पहले ही बात करी कि बच्चे को परेशानी क्या होती है। उस अगर परेशानी को समझ लें, उसकी परेशानी को दूर करें, तो कहीं ना कहीं किसी हद तक हम समावेशन ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ आया कि ऐसे बच्चे जब आपकी कक्षा में जो बच्चों को बोलने और सुनने में प्रॉब्लम हो, उनकी तरफ अच्छी तरह से फेस करके बात करिए, उनकी आंख में आंख डाल के फेस करके बात करिए और आराम आराम से बात करिए। क्योंकि जितना आप आराम से बोलेंगे, वो आपकी जो होठों की मूवमेंट है, आपकी टंग की मूवमेंट है, उसको पकड़ेंगे, उनको ध्यान से पकड़ेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अक्सर ऐसे उनके जो पीयर ग्रुप हैं, उनके जो सहपाठी हैं, उनको भी आपको समझाना होगा, उनको भी इस तरीके से करना होगा कि वो कोऑपरेट करें, उनकी बात को कई बारी हो सकता है उसके क्लासमेट को भी बार-बार उसको बताना पड़े, एक बात को समझाना पड़े। तो ऐसे में अगर आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे हैं, तो टीचर के साथ-साथ जो और बच्चे हैं, उनको भी उनकी परेशानी को समझना होगा और उनके साथ थोड़ा-सा धैर्यपूर्वक व्यवहार करना होगा। उसके बाद आ जाती है कि आम तौर पे जो साइन लैंग्वेज है, हम हाथों से जो इशारा करते हैं, तो ये बच्चे कई बारी सिचुएशन को उसके हिसाब से समझते हैं। तो पहले तो किस माहौल में है, उस माहौल के हिसाब से सही तरीके से इशारा अगर करेंगे, हमें साइन लैंग्वेज आ जाएगी। कुछ साइन लैंग्वेज को हम रूटीन में यूज करेंगे, तो ये बच्चे बहुत अच्छे से आपकी बात को समझ पाएंगे। तो एज अ टीचर, एज अ पीयर, जो हमने कहा था कि जो आम सामान्य बच्चों के लिए भी एक बहुत लर्निंग की बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। एज अ टीचर अगर हमें साइन लैंग्वेज आती है, तो हमारे लिए भी एज अ एक्स्ट्रा स्किल है। और अगर हम ये थोड़ा सा ये चीजें सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इन बच्चों के साथ बहुत ही सहज पूर्वक तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी भाषा होनी चाहिए, जितनी सरल हो इतनी अच्छा होगा। अपनी भाषा बहुत ही सामान्य रखें, सरल रखें, छोटे अक्षर में, छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात करें, जो कि बच्चों तक पूरी तरह से पहुंच पाए। तो आराम से सामान्य तरीके से, सरल तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग करें। उसके बाद जिन बच्चों को परेशानी होती है सुनने में, अक्सर जैसे मैंने बताया कि जो बच्चों की हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उनकी जो भाषा का विकास भी अपने आप नहीं होता, उसके लिए भी भाषा का विकास करने की जरूरत होती है। हमें पहले दिन से उनको हर चीज, पहले हाथों से, लैंग्वेज से, फिर टंग की मूवमेंट से, लिप की मूवमेंट से, हमें धीरे 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 एक एक आवाज से, फिर आवाज के बाद एक 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 व्यंजन से, फिर व्यंजन से वर्णों से, फिर शब्दों से, इस तरीके से उनको धीरे 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 सिखाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। डेफिनेटली हमें ऐसे में जो स्पेशल टीचर्स की भी, ओटी की भी उनकी भी जरूरत होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी जरूरत होती है, और स्पीच थेरेपिस्ट की भी जरूरत होती है, जो उनको अलग से प्रैक्टिस कराएं। लेकिन अगर एज अ टीचर हम भी कक्षा में उनके साथ अगर इस तरीके का सामंजस्य बना पाए, तो जो बच्चे की जो लर्निंग है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, क्विक हो जाती है, और वो जल्दी से सीखता है। उसके बाद हर बारी कोशिश करें कि बच्चे को जो भी क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा कक्षा में, अगर आप कोई क्लास में कोई क्वेश्चन, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो भी बच्चा
उत्तर देता है, आप एज अ टीचर उसको दोबारा से रिपीट करें। बार बार जब आप एक या दो बार ही रिपीट करते हैं तो बच्चा उस बात को अच्छे से सुन पाता है, वो सुन सकता है। दूसरी बात ये भी होती है कि अक्सर क्या होता है, जब आप कक्षा में कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चा जो बैठा है, कुछ बच्चे उसके पीछे भी बैठे होंगे, जब वो उत्तर देंगे तो जैसे हमने बताया कि जब बच्चा पीछे से कोई बोलेगा तो उसको, जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई है उनको और कठिनाई होती है। ऐसा अगर हो तो एज अ टीचर आप उस उत्तर को दोबारा से अपने आप से रिपीट करिए, सो दैट बच्चा आपको सामने से देख पा रहा है और उसको वो फिर समझ जाएगा, तो वो उसको समझ पाएगा। तो और उसके अलावा कि जब भी तो और हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ आपने रिपीट ही नहीं करना है, जो बच्चा उत्तर देता है उसका नाम भी रिपीट करिए, तो उसको पता हो कि कक्षा में ये बच्चे का ये नाम है और उसने ये दिया है। उस तरीके से हर चीज को आप कोशिश करिए कि आपको बोलना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा बारी बोलना पड़ेगा, सो दैट आप बच्चों के पास पहुंच सके और उनको सुना सके। और ऐसे में कोशिश करिए जहाँ पे बच्चों को सुनने और बोलने में कठिनाई होती है, तो बजाय उनको सुनने और बोलने के बजाय आप लिखने के काम में ज्यादा एंगेज करिए। वो अपनी बात लिख कर, ड्रॉ करके ज्यादा अच्छे से बता सकें, तो उनको आप वो वाली एक्टिविटीज ज्यादा दीजिए जिसमें बच्चों को लिखना है, जिसमें बच्चे को ड्रॉ करना है, वो अपने को ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाएगा, उसको ज्यादा जो है। और अगर वो बोलता है भी है, अगर सुनता और बोलता है, तो उसको थोड़ा समय भी दीजिए। ऐसे बच्चों के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो आप कुछ बोल रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, उसको वो लिख रहा है, तो उसका जो स्पीड होगी, उसकी जो गति होगी, सामान्य बच्चों से थोड़ी फर्क होगी, स्लो होगी, उसको समय लगेगा। तो एज अ टीचर आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और उतना उसको समय देना पड़ेगा। और ऐसे में सिर्फ एक ही मेथड नहीं है, जैसे बताया कि आपको साइट वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, जो हर तरीके जो शब्द हैं, हर तरीके का फोनिक के साथ और जेस्चर्स के साथ आपको हर तरह के मेथड यूज करने पड़ेंगे उन बच्चों को समझाने के लिए, उन बच्चों को भाषा का ज्ञान देने के लिए। तो ये सब का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हमारे घर में भी जब ऐसे बच्चे होते हैं, घर वाले भी धीरे धीरे उनके साथ काम करके सीख जाते हैं। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये बच्चा जब बोलने में और सुनने में असमर्थ होता है, जरूरी नहीं है उसकी समझ कमजोर होती है। वो हो सकता है उसकी समझ बहुत तेज भी हो, तो उसकी एबिलिटीज को हमने देखना है, उसकी कैपेबिलिटीज को देखना है कि वो क्या चीज स्ट्रांग है जिसको हम यूज कर सके और उसकी जो जो कमी है उसको हम पूरा कर सके। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आपको सामान्य आवश्यकता स्पेशल असामान्य आवश्यकता वाले बच्चों के साथ डील करना है, तो हमेशा उनकी उनकी क्षमताओं को पहले पहचानिए कि वो क्या कर सकते हैं, बजाय ये देखने के कि वो क्या नहीं कर सकते। पहले ये देखिए वो क्या कर सकते हैं, फिर देखिए कि जो वो क्या कर सकते हैं उसका कैसे इस्तेमाल करके जो उनकी कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं और उनको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। और धैर्य एक बहुत ही बड़ी कुंजी है इन बच्चों के साथ काम करने के लिए। धैर्य पूर्वक और परस्पर स्नेह एंड प्रेम, ये दो चीजें ऐसी हैं एक टीचर के अंदर होनी बहुत जरूरी है अगर आपको इन बच्चों के साथ डील करना है। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि हर बच्चे के साथ डील करने के लिए, हर बच्चे को समझने के लिए धैर्य पूर्वक पूर्ण होना और प्रेम स्नेहपूर्ण होना, ये दोनों ही चीजें हर एक बच्चे के लिए चाहिए। लेकिन जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए शायद और चाहिए। अगर हम ये दो चीजों के साथ उन बच्चों के साथ काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह थोड़े समय के बाद बहुत जल्दी से
उनके तक पहुंच सकते हैं, सीख सकते हैं और बहुत कुछ लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं जो अभी खत्म करूंगी आज का जो ये जो टॉपिक है। अगर अब आप लोगों को मैं मौका देना चाहूंगी, आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है, आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट हो। एनी टीचर, अगर यहाँ पे कोई भी बैठे हैं, अगर आपको किसी तरह का कभी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या आपका कोई एक्सपीरियंस है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो भी हमने आज के सेशन में सीखा है, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, आपको समझ आया होगा। और फिर भी अगर आपके किसी तरह के भी कोई डाउट्स हैं, आपको कुछ नहीं भी समझ आया, तो कोई बात नहीं, वो डाउट्स लेके आप हमारे अगले सेशन में आइएगा। अगले सेशन में हम इसके बारे में और बात करेंगे। और अगला सेशन जो है, हम हो सकता है सेरिब्रल पाल्सी का लें, हम टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे, जो कि हम सोमवार से शुरू करेंगे और आपको आगे बता देंगे, उसकी सूचना दे देंगे। और मैं चाहती हूँ कि इन सेशंस में आप ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सीखें भी और अपने अपने भी एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, और एक दूसरे से हम सीखें और सिखाएं। उसके साथ इसके साथ ही मैं आज का सभा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।